वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं चंद्र सर। वेलकम टू सर। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, मुझे आपके यूट्यूब चैनल पर बुलाने के लिए। थैंक यू, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो कैसा जा रहा है क्वारंटाइन आपका? अदनान, घर पे बैठे बैठे एकदम बोर हो चुके हैं। जब ज़रूरत होता है तब बाहर निकलते हैं कुछ ज़रूरती सामान ख़रीदने के लिए, उसके अलावा तो घर पे ही रहते हैं। बिकॉज़ जितना हम सब घर पे रहेंगे उतना हम इस महामारी को दूर कर पाएंगे, इस पैंडमिक को हमारे ज़िंदगियों से दूर कर पाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह ये जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि आज ही न्यूज़ आई है कि बीसीसीआई भी रेडी हो गया है कि श्रीलंका का टूर करना है अगस्त में। तो उस हवाले से बताएं पहले। नहीं, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अब तक गवर्नमेंट ने कोई एसओपीज अनाउंस नहीं की है स्पोर्ट्स के हवाले से। स्पोर्ट्स जो हर किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं वो अगले महीने शायद खुल सकते हैं, बट अब तक उसके कोई एसओपीज बाहर नहीं निकले हैं। और जब तक वो नहीं आता तब तक ट्रैवलिंग के बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं उनका अब तक कोई खुलासा नहीं हो सकता। श्रीलंका तो कह ही रहा है कि हम अब हमारे यहाँ पे आइए और खेलिए ज़रूर, बट उससे ज़्यादा उस मामले में आगे बात नहीं बढ़ी है। मैं जानता हूँ कि काफ़ी हलचल है इस बात को लेकर कि शायद श्रीलंका पहला दौरा होगा भारतीय टीम का, बट मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी हमें कुछ पता चलेगा। अब वो जुलाई में होना था वो सीरीज़, अब वो जुलाई के बजाय अगस्त में भी हो सकता है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट के एसओपीज और गवर्नमेंट के क्लियरेंस पर डिपेंड करता है। जी, आज यही खबर थी कि शायद बीसीसीआई राजी हो गया, लेकिन अब गवर्नमेंट की जो है क्लियरेंस चाहिए। तो अब जो मैं काफी दिन से ये सोच रहा था, जब भी आपको लाइव लिया तो आपसे ये पूछूंगा। जब पहली मरतबा मैंने आपका चैनल देखा है कामरान अकमल की वीडियो के बाद, तो उसके बाद जो मैंने आपके चैनल का नाम देखा है, तो उसके बाद मैं पूछना चाह रहा था कि ये नाम आपने क्या सोच के रखा और इसका क्या मीनिंग्स है, ये थोड़ा सा बताएं हमें। अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब्सक्राइब तो कर लिया ना चैनल को। ये सब्सक्राइब किया हुआ है। जब कामरान अकमल की पहली वीडियो देखी थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसके बाद तकरीबन हर वीडियो आपकी देखी है, तो सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, और मैं चाहता हूँ आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कऊ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। अब कऊ कॉर्नर जो है वो क्रिकेट फील्ड पे ऐसा जगह है जहाँ पे शॉट मारना मतलब बहुत ही मज़े की बात होती है, क्योंकि वो टी20 क्रिकेट में खासकर और वनडे क्रिकेट के एंड ओवर्स में वहाँ पे शॉट काफ़ी बार मारा है हमने, बैट्समैनों ने मारा है। तो इसीलिए मैंने काउ कॉर्नर के नाम चूज़ किया, बिकॉज उस जगह पे मारना मतलब आप बहुत ही वाइल्ड होने चाहिए और काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स मारने चाहिए। इसीलिए मुझे लगा कि उस कॉर्नर में जो क्रिकेटर्स हैं उनके स्टोरीज़ को बाहर लेके आया। वो आप लोगों का साथ रहेगा तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्वारंटाइन लॉकडाउन के बाद भी इसको बढ़ाएंगे और इसमें और मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिससे क्रिकेट के को जानने वाले, पहचानने वाले और प्यार करने वालों को काफ़ी कुछ मिले, ना कि सिर्फ इंटरव्यूज़, बट एक अल्टीमेट क्रिकेट चैनल बन जाए यूट्यूब पे। जी, सबसे रिक्वेस्ट ये है कि चंद्रेश सर के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक, तो इनके चैनल को भी चेक करें। बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स इनके चैनल पर आते हैं, तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, विजिट करें। तमाम क्रिकेटर्स, चाहे इंडिया के हों, वेस्ट इंडीज के हों, पाकिस्तान से हो, तमाम क्रिकेटर्स इनके चैनल पर आते रहते हैं। तो उसके बाद मेरा सवाल यह है कि ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड में जो है वो करंटीन के अब खत्म हो गया, तमाम उसमें कोरोना वायरस खत्म हो गया। तो बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे कि वर्ल्ड कप वहां होना चाहिए। कल आकाश चोपड़ा जी का भी देखा था कि वो कह रहे कि आईपीएल वहां पर करा देना चाहिए। तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि क्या वर्ल्ड कप की पॉसिबिलिटी है अगर न्यूजीलैंड में करा दिया जाए तो? अदनान, मुझे नहीं लगता न्यूजीलैंड में हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनलाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का जो टाइम जोन है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट को फेवर नहीं करता, और जो स्टार जो है, ब्रॉडकास्टर है, वो उतना खुश नहीं होगा न्यूजीलैंड को एक वेन्यू के तौर पे देखने के लिए। और न्यूजीलैंड भले ही फ्री हो गया हो, बट जो बाकी कंट्रीज़ हैं जहाँ से आना है प्लेयर्स को, वहाँ पे तो अभी भी महामारी है, अभी भी पैंडमिक है। तो फिर एसओपीज और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड
भले ही फ्री हो गया हो, बहुत अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड में पैंडमिक अब नहीं है, बट उस कंट्री में, उस मुल्क में क्रिकेट कराना और 15 टीम को लेके आना, करीबन 400 प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ, उन सबको लेके आना, उसके बाद ब्रॉडकास्टर, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा इस स्टेज पे। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस साल T20 वर्ल्ड कप को नहीं होना चाहिए और इसे हम अगले साल तक मुलतवी कर दें तो बेहतर होगा। और अगले साल जो इंडिया का T20 वर्ल्ड कप है, अब वो क्या डिसाइड होता है। आज आईसीसी की मीटिंग चल रही है, तो इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं आईसीसी की मीटिंग चल रही है, तो अब उसमें क्या डिसाइड होता है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मेरे ख्याल से जो अगले साल का T20 वर्ल्ड कप है, उसके बाद 2022 भी खाली है, तो आप वो 2022 में भी करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाला जो एडिशन है। तो मेरा नहीं ख्याल इस साल रिस्क लेना चाहिए T20 वर्ल्ड कप। जी, T20 वर्ल्ड के बाद जो है एशिया कप का भी है था कि पाकिस्तान में नहीं हो सकता, यूएई में हो जाएगा। अब पाकिस्तान पीसीबी ने जो है श्रीलंका को ये दे दिया है कि अगर वो कराना चाहते हैं इस साल तो वो करा लें, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस के चांसेस बहुत कम है। और वहां पर अगर आप श्रीलंका कराना चाहते हैं इस साल तो वो करा लें, 2022 में जो है वो पाकिस्तान करा लेगा। तो फिर वही बात आती है कि गवर्नमेंट की जो है एसओपीज पर ही चलना पड़ेगा। अब श्रीलंका पर काफी ज्यादा है कि वो किस तरह इन चीजों को मैनेज करते हैं। जैसे अभी इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को बुलाया है, तो काफी मुश्किल होगा ये भी श्रीलंका के लिए भी एशिया कप को कराना। हाँ, श्रीलंका मेरे ख्याल से ना अदान, मुझे लगता है कि अगर T20 वर्ल्ड कप इस साल नहीं हुआ तो आप देखेंगे कि एशिया कप भी नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसे बड़े टूर्नामेंट जहाँ पे करीबन आप देख रहे हैं 21-22 टीमें एक जगह पे हों, तो ऐसे दो टीमें रिस्की है, दो टूर्नामेंट्स जी कराना। और आप नहीं चाहते। ये अच्छी बात है कि श्रीलंका में केसेस कम हुए हैं, ये अच्छी बात है कि न्यूजीलैंड में पैंडमिक नहीं है अब, बट अब जब बाहर से आते हैं तो आप अपने साथ महामारी और पैंडमिक को लेके आते हैं और चांसेस बढ़ाते हैं इस महामारी को और आगे बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल से इस साल थोड़ा सबको संभल के और देखभाल के करवाना पड़ेगा, क्योंकि खेल से ज़्यादा ज़िंदगी कीमती है और जी थोड़ा संभल के खेल इसको देखना पड़ेगा। जी। तो वर्ल्ड कप भी अगर कैंसिल हो जाता है, एशिया कप भी कैंसिल हो जाता है, तो बीसीसीआई की काफी दौर है कि अगर ये दोनों टूर्नामेंट्स कैंसिल होते हैं तो फिर आईपीएल को करा लिया जाए। तो वो दोनों अगर इतने बड़े टूर्नामेंट्स है तो आईपीएल भी कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उसमें भी बहुत ज्यादा 8 टीम्स हैं, 8 प्लेयर्स का स्क्वाड है, उसके अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी है। तो काफी लंबा हो सकता है आईपीएल के लिए भी। क्या समझते हैं कि आईपीएल इस साल मुमकिन है? देखिए, बीसीसीआई कोशिश कर रही है, बट इसमें जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ऐसे स्टेप्स हैं जिसको बीसीसीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ के लेना पड़ेगा। पहली बात, अगर वो इंडिया में कराते हैं तो इंडिया में आपको एक या दो शहरों में कराना पड़ेगा। सबसे उसके लिए बेस्ट चीज़ होगा कि आप सारा आईपीएल जो है मुंबई, जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, वहाँ पे कराएं। बट प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त मुंबई के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई मुंबई में केसेस काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और जिस स्टेट में आता है महाराष्ट्र, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं। तो अब उसमें मसला ये हो जाता है कि मुंबई में आपके पास 4 वेन्यूज़ हैं, और जी सटा हुआ पूना भी है, पुणे में भी एक वेन्यू है, तो आपको एक साथ 5 वेन्यू मिल जाते हैं। बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट प्लेस आपको अगर आईपीएल कराना हो ऐसे माहौल में, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अक्टूबर नवंबर तक ये मामला सुलझने वाला है, तो 5 वेन्यू है यहाँ पे मुंबई पुणे में, तो आप वहाँ पे करा सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि चूंकि केसेस कम नहीं हो रहे, एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे कि आपको 2 शहरों में कराना है। अब आप 2 शहरों को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप 2 शहरों में करेंगे तो क्या आपको फॉर्मेट ही बदलना पड़ेगा, कहीं पर जाके आपको 2 ग्रुप्स कराने पड़ेंगे, 4-4 टीम, और बाद में जाके वो प्ले ऑफ में खेलें, वो अलग एक प्रॉब्लम है। क्या वो ब्रॉडकास्टर के पल्ले पड़ेगा, बिकॉज ब्रॉडकास्टर और फ्रेंचाइज को भी एग्री करना होगा इस चीज़ को। फिर तीसरा एक सोल्यूशन जो फ्लोट किया गया है कि आप यहाँ नहीं खेलें, आप यूएई चले जाएं। अब यूएई में कराना एक अच्छा बात यह है कि आप वहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है, आप बायो सिक्योरिटी वगैरह सब गारंटी कर सकते हैं, और लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको आईपीएल कराना है और बंद स्टेडियम में कराना है विदाउट क्राउड्स के,
तो आप मुंबई में कराएं, दुबई में कराएं, अबू धाबी में कराएं, ताशकंद में कराएं, लंदन में कराएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी क्राउड तो कहीं पे भी अलाउ नहीं होने वाला है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बीसीसीआई को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखिए, जहाँ तक मैं आईपीएल, T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की बात है, मैं ये सोचता हूँ कि वो एक इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट्स हैं, उसमें नेशन वर्सेस नेशन कॉन्टेस्ट है। ये जो है, ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है एट द एंड ऑफ द डे। और आईपीएल का इस साल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जो क्रिकेट इकोनॉमी आप देखेंगे इस साल और अगले साल और अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तंग होने वाला है, क्योंकि पैसे जो है वो कम होते जाएंगे। हमने देखा है काफ़ियों की नौकरियां चली गई है, कंपनियां लॉसेस में जा रहे हैं, काफ़ी दुकानें बंद हो रहे हैं, काफ़ी बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं का। तो ऐसे में क्रिकेट पे भी इसका असर होगा। तो हमें ऐसे में एक ऐसा टूर्नामेंट जिससे क्रिकेट को फ़ायदा होता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। वो जो T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप की मैं बात करूँ, दोनों इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, और उसको अब इस वक्त थोड़ा देखभाल के संभल के शुरू करना चाहिए। आईपीएल चूंकि एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि उसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंटरनेशनल सपोर्ट स्टाफ आते हैं, बट एक बात यह है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसओपीज फॉलो करें तो ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट, क्योंकि बट ज़्यादातर प्लेयर जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं, बिकॉज मेनली देखा जाए तो हर टीम में कम से कम 7 से 8 फॉरेन प्लेयर्स हैं, बट ज़्यादातर प्लेयर्स हिंदुस्तानी। और चूंकि वो एक जरिया है हिंदुस्तानी प्लेयर्स को एक करियर बनाने का, कुछ इनकम कमाने का, और गेम एज अ होल को भी बहुत फ़ायदा होगा, बिकॉज आईपीएल जो है वो इस वक्त क्रिकेट दुनिया का सबसे वैल्यूबल प्रॉपर्टी है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर आईपीएल ठीक ठाक हो जाए इस साल, फिर हमें एक रास्ता खुल जाएगा कि हाँ भाई, अब हम नेशन वर्सेस नेशन मुल्कों के बीच में मैच कर रहे हैं, वो भी T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप के लेवल पे। जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा टीम इंडिया पर बात करते हैं। हमेशा हमने देखा है कि टीम इंडिया के टॉप 3 बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। शिखर धवन हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, लेकिन नंबर 4-5 पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर काफी अच्छा खेले हैं नंबर 4 पर। तो क्या आप समझते हैं कि अभी जो है ओडीआई क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में श्रेयस अय्यर ने अपनी जगह जो है पक्की कर लिया, या अभी चांसेस हैं किसी और के भी वहां पर आने के? नहीं, आप ये कभी नहीं कह सकते कि एक प्लेयर ने एक स्पॉट को पूरी तरह से काबू कर लिया है। द ग्रेट सुनील गावस्कर अपने ज़माने में उन्होंने भी काफ़ी बार नंबर 4 पे बल्लेबाजी की है, नंबर 5 पे बल्लेबाजी की है, नंबर 6 पे बल्लेबाजी की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ओपन नहीं करना चाहता। एक पक्के दावेदार ज़रूर है श्रेयस अय्यर, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो अच्छा खेलते हैं और देखभाल के खेलते हैं, और उनको मौका भी दिया जा रहा है। और अब से लेके 2023 के वर्ल्ड कप तक, वनडे वर्ल्ड कप तक, हम देखेंगे कि काफ़ी प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा। काफ़ी प्लेयर्स हैं जो उभरेंगे अगले 1-2 साल में, जो उस नंबर के लिए अपना दावा ठोकेंगे। और श्रेयस अय्यर इस वक्त उस दावे में सबसे आगे हैं। उनके साथ मनीष पांडे भी है, केएल राहुल भी है जो उस नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखें कि आप देख सकते हैं शायद ऋषभ पंत भी आ सकते हैं उस नंबर पे। तो ये 4-5 प्लेयर्स हैं जो उस नंबर पे दावेदार बन सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कितना कंपटीशन है। और इस वक्त शायद श्रेयस अय्यर को एक लंबे दौर तक उसको चांस दिया जाएगा उस नंबर पे, ताकि वो अपना दावेदारी पक्का कर ले। जी बिल्कुल, श्रेयस अय्यर काफी अच्छे लगे पर्सनली। काफी उन्हें चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। इसके अलावा काफी यंग प्लेयर्स हैं, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, शुभमन गिल है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स अच्छे अच्छे बैट्समैन आपके पास आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा आईसीसी की चेयरमैनशिप पर बात कर लेते हैं। यही कहा जा रहा था कि नेक्स्ट जो है चेयरमैन होंगे आईसीसी के सौरव गांगुली। लेकिन अब ये बात भी सामने आई है पिछले कुछ दिनों से कि काफी जो है आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो चाह रहे हैं कि एहसान मानी को भी लाया जा सकता है। इसके अलावा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कोई है सरबराह जो है
वो भी इस रेस में शामिल है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा जो है क्योंकि एहसान मानी को अगर देखा जाए तो वो पहले आईसीसी के चेयर में रह भी चुके हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा मेंबर्स का ये कहना है कि एहसान मानी को बनाया जाए। तो क्या समझते हैं आप कि अब किसको मौका मिलेगा? अदनान बनेगा वही जिसको इंडिया चाहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड-19 के वजह से, जैसे मैंने कहा, क्रिकेट इकोनॉमी जो है काफ़ी डामाडोल है, और सबसे ज़्यादा दावेदार क्रिकेट इकोनॉमी का हमेशा इंडिया रहा है। और कोविड-19 के बाद इंडिया का जो हक है और इंडिया का जो साख है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर इंडिया चाहता है कि कॉलिन ग्रेव्स बने, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से है, तो वही बनेंगे। अगर इंडिया चाहता है कि एहसान मनी बने तो वही बनेंगे। अगर इंडिया चाहता है कि सौरभ गांगुली बने तो वही बनेंगे। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझता हूँ कि जिसको इंडिया चाहता है वही बनेगा आईसीसी का सदर। और मेरे ख्याल से अब भी कॉलिन ग्रेव सबसे आगे चल रहे हैं। सौरभ गांगुली इस वक्त इस पोजीशन के लिए नहीं आएंगे आगे, और होगा तो शायद एक कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला हो जाए, जबकि कॉलिन ग्रेव्स अब कर ले और 2 साल के बाद शायद सौरभ गांगुली आ जाए, या उसका उलट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते आईसीसी में क्या होता है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त एहसान मनी उतने पक्के दावेदार नहीं है जितने कॉलिन ग्रेव्स हैं इस वक्त। जी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का इंडिया में भी यही कहना है और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते रहते हैं कि अगर विराट कोहली की जगह जो है अगर रोहित शर्मा को किसी बड़े टूर्नामेंट में कप्तानी दी जाए, तो वो शायद टीम इंडिया को जो है बेहतर लीड कर सकते हैं, क्योंकि उनके अगर रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो आईपीएल में भी वो अच्छी तरह प्रेशर को एंड पर हैंडल करते हैं। चाहे लास्ट जो आईपीएल हुआ था, मलिंगा का ओवर था, वो कहीं हारा हुआ मैच जीते थे। इससे पहले निदास ट्रॉफी उन्होंने जिताई, एशिया कप जिताई। तो बड़े टूर्नामेंट्स में जो है क्रूशियल मैचेस में जो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं वो रोहित शर्मा है। लेकिन विराट कोहली जो वो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा, वर्ल्ड कप में देखा, लेकिन वो बड़े मैचेस में आकर जो है उस तरह का टीम को संभाल नहीं सकते। वन साइडेड मैच है जो तो भी नहीं होती किसी को, लेकिन इंडिया उस तरह से वो मैच आ जाता है। तो आपके ख्याल में क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में बड़े टूर्नामेंट्स में जो है रोहित शर्मा को मौका मिल सकता है कप्तानी का, या वो इसी तरह सीरीज बाय सीरीज जब कोहली जो है रेस्ट करेंगे तभी रोहित शर्मा को मौका मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल इस वक्त रोहित शर्मा को वाइट बॉल की कप्तानी दी जाएगी, क्योंकि विराट कोहली इस वक्त उस स्टेज पे है कि वो जब रेस्ट करेंगे या वो नहीं खेलेंगे, जैसे आपने कहा, तब जाके ही रोहित शर्मा को मौका मिलेगा। क्योंकि इस वक्त जो है विराट कोहली अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इंडिया के बेस्ट बल्लेबाज है और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज है। तो उस वजह से उनका एक साख है, उनका एक दबदबा है। और एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी से निकलवाना एक बहुत ब्रेव और बोल्ड स्टेप माना जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ऐसा कोई मामला है। हाँ, अगर विराट कोहली खुद चाहते हैं कि वो कप्तानी एक फॉर्मेट में नहीं करें, वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान, 2 फॉर्मेट की कप्तानी तो नहीं छोड़ेंगे। अगर वो कहे कि नहीं भाई, मुझे टी20 में कप्तानी नहीं करनी है और मुझे शायद टी20 क्रिकेट नहीं खेलना है, जो उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं अगले 3-4 साल के बाद मैं खुद ही डिसाइड करूंगा मुझे किस फॉर्मेट में नहीं खेलना। जब वो डिसाइड करेंगे कि मुझे इस फॉर्मेट में नहीं खेलना है, तो वो अपने आप ही उस फॉर्मेट की कप्तानी को भी छोड़ देंगे। तब तक मेरा नहीं ख्याल कि विराट कोहली की कप्तानी के ऊपर कोई सवाल उठाया जा सकता है। देखिए, एक आसान बात ये हो जाता है कि रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि वो स्टैंड इन है, वो जब प्रेशर नहीं होता तब वो कप्तानी करते हैं कोई टूर्नामेंट में, जब विराट नहीं होता तो आसान होता है उस तरह से, क्योंकि आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस उतने ज़्यादा नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है उस वजह से। तो उनका रिकॉर्ड बढ़िया है आईपीएल में। बट मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हम देखेंगे कि रोहित शर्मा वाइड बॉल क्रिकेट में भारत की कप्तानी करेंगे। 1 या 1.5-2 साल के बाद कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। और आप देखेंगे कि शायद 1-1.5-2 साल के बाद ये सारा मामला ही उलट हो जाए। बट इस वक्त मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखा जाए तो विराट कोहली। तो ये डैरेन सेमी के बारे में बताएं। जो डैरेन सेमी का पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि वो कुछ क्रिकेटर से जो है अपॉलॉजी मांग रहे हैं, और इसके अलावा जो कुछ इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो है उनके पास कोई पोस्ट वगैरह भी लोग शेयर कर रहे हैं कि फला बंदे जो है उसकी पोस्ट जो है उनका नाम भी उसी तरह लिखा हुआ है जो उन्होंने मेंशन किया, हम वो नाम नहीं लेना चाह रहे।
लेकिन क्या समझते हैं कि वो डैरन सैमी को किसी ने जानबूझ कर इस तरह बुलाया होगा, या हमारे एशिया में ऐसा होता है कि पाकिस्तान में, इंडिया में ऐसे अल्फाज जो है आम तौर पर इस्तेमाल होते रहते हैं। तो क्या इससे पहले सरफराज अहमद भी फंस चुके हैं? तो क्या एशियन प्लेयर्स को इससे दूर रहना चाहिए जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लेयर्स के लिए? ये हमारे लिए फनी है, लेकिन वो उनको दूसरी तरह ले लेते हैं। बिल्कुल सही बात है आपका जो कहना अदनान, और मेरे हिसाब से ये हमारे लोगों के लिए एक सीख है कि जो हमारे लिए फनी लगता है वो शायद बाहर फनी नहीं लगता, क्योंकि हम तो काफ़ी चीज़ें बिना सोचे समझे कह देते हैं, क्योंकि हमारे मुल्कों में हमें लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरफराज हुआ, जो सैमी के साथ हुआ, इससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों में या हमारे मुल्कों में इस बात के ज़्यादा सेंसिटाइजेशन नहीं है, और हमें लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम कहते रहते हैं। किसी भी इंसान को उसके दिखावे पे या उसके रहन सहन पे या उसके दिखने, उनके स्किन के रंग से या कोई भी चीज़ पे, किसी भी इंसान के ऊपर आप कोई भी कमेंट करते हैं, वो रेसिस्ट है। ये हमें हमारे हमारे जहन में बिठा लेना चाहिए कि हमें किसी ने हक नहीं दिया है कि हम दूसरे को किसी भी नाम से बुलाएं। आप उनको मजाक कर सकते हैं, बट मजाक की भी एक हद होती है। और ये बात शायद हमारे मुल्कों में ये होता है कि हमें लगता है कि चूंकि ये हमको बुरा नहीं लगता तो शायद उनको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, बट जो हमें पसंद है वो ज़रूरत नहीं कि दूसरों को भी पसंद हो। उनके मुल्कों में उसको एक इंसल्ट के तौर पर देखा जाता है। अब दूसरी बात ये है कि सैमी को शायद, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था कि ये एक इंसल्टिंग टर्म है, अब जब उनको पता चल गया है, मेरे ख्याल से जो प्लेयर्स इन्वॉल्व है उनको सामने आके उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और हो सके तो बीसीसीआई को एक इंक्वायरी करके इस मामले के बाद एक एसओपी सेट कर देना चाहिए कि भाई इस तरह से आप नहीं मेंशन कर सकते। बिकॉज आप देखें कि आईपीएल जो है वो दुनिया के सारे प्लेयर्स आते हैं, वो हिंदुस्तानी के यंग बच्चों के साथ मिंगल करते हैं। ये आज नहीं तो 10-20 साल बाद आज जो बच्चे देख रहे हैं टीवी पे मैचेस को, वो आके खेलेंगे, फिर उनको लगेगा कि अगर जब उस वक्त ये सब ठीक था तो मेरे वक्त ठीक क्यों नहीं है। एक एग्जाम्पल सेट करने की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी प्लेयर को बैन करे, बैन और सस्पेंशन से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व, स्ट्रॉन्ग ऐसा होना पता चले कि ये बातें गलत है। अगर आप इन मुल्कों के लोगों से बात करें तो इस उनका ये बात उनको इंसल्टिंग लगता है। इन मुल्कों के साथ आपको बात करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब बातें मजाक नहीं, मजाक सब पसंद करते हैं, बट एक एक कंट्री के जो ओरिजिन्स हैं उस पर कभी मजाक नहीं होना चाहिए। ये तो काफी ज्यादा जो है हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि इंडियन क्रिकेट जो है ऊपर जा रही है मुसलसल, क्योंकि नेशनल टीम के अलावा जो वुमेन्स नेशनल टीम है, अंडर-9 टीम है, ये हमेशा ही जो है अब बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा कर रहे हैं, फाइनल सेमीफाइनल जरूर खेल रहे हैं। क्योंकि वुमेन्स टूर्नामेंट की अगर बात करें तो वहां पर पहले सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे ही मुकाबले होते थे, लेकिन अब इंडिया भी वहां पर उनके साथ मुकाबला कर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडियन टीम की जो ऊपर जाने की ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या कुछ इकदाम किए गए और किस वजह से जो है वुमेन क्रिकेट और अंडर-19 क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया गया है कि बाकी कंट्रीज उस लेवल तक अभी तक पहुंच नहीं पा रही? देखिए, आपको पता ही है और सबको पता ही है कि इंडियन क्रिकेट में पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है, और वो जो पैसा टीवी मनी और स्पॉन्सरशिप से आ रहा है, वो सारा कुछ वापस गेम में इन्वेस्ट हो रहा है। उसी का नतीजा है कि अब देख रहे हैं कि छोटे छोटे शहरों गाँव से, छोटे छोटे कस्बों से लड़के लड़कियां आ रहे हैं बाहर और क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट सीख रहे हैं। सबको विराट कोहली बनना है, सबको तेंदुलकर, धोनी, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, उस तरह के खिलाड़ी बनने हैं। और वो इसीलिए उसकी वजह से उसका नतीजा है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक पैसे आ रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने में ही बेहतर सोल्यूशन है। और ये आप देख रहे हैं कि उसी का नतीजा है कि जो अंडर-19 मेंस और विमेंस टूर्नामेंट में हम अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और ये कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट
का ही नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि कोचेस नए नए आ रहे हैं, इंडियन कोचेस हर लेवल पे इन्वॉल्व है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी अच्छा कर रहा है, तो हर लेवल पे आप देख रहे हैं कि एक अच्छी ग्रोथ है, अच्छी प्रोग्रेस है। और जितना ज़्यादा आप ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करेंगे आपको उसका रिटर्न्स आज नहीं मिलेगा, 5 साल 6 साल 10 साल के बाद मिलेगा। जी, तो कई मरतबा जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो पहले जो 90s के एरा की बात करें या 2010 से पहले बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेज़ होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा मुकाबला होता था और सनसनीखेज़ मुकाबले होते थे। लेकिन उसके बाद जो मैचेज़ हुए हैं, वो वन साइडेड हुए, चाहे कहीं पाकिस्तान कभी जीता, तो वो वन साइडेड मैच हुआ, चाहे इंडिया एशिया कप में, वर्ल्ड कप वगैरह में जीत रहा है, तो वन साइडेड मैचेज़ हो रहे हैं। इसमें आप बताएँ कि क्या हो रहा है कि वो सनसनी जो आपने पहले देखी, क्योंकि आप 1999 से जो है पाकिस्तान इंडिया के मैचेज़ देख रहे हैं, उससे पहले भी आप जो है स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ है जो अब नहीं हो रही कि ये मुकाबले इतने सनसनी वाले नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अदनान पाकिस्तान के साइड से वो जो स्टार्स थे वो कम हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार जो सितारा है वो है बाबर आजम। और 90s में जब पाकिस्तान की टीम होती थी तो एक से एक सुपरस्टार थे, जैसे सईद अनवर, आमिर सोहेल, इंजमाम, मिजाज, सलीम मलिक, वसीम अकरम, मोइन खान, राशिद लतीफ़, वकार यूनिस, मुश्ताक अहमद सकले, सब के सब मैच विनर्स थे। इस वक्त उतने मैच विनर्स नहीं दिख रहे मुझे पाकिस्तान टीम में। मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी आपने भारत को हरा कर जिताई थी, बट वो एक वन ऑफ था। उसके अलावा आप देखें, कंसिस्टेंटली देखें कि पाकिस्तान में से पिछले जब से 2003 में वर्ल्ड कप हुआ है, जब भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तब से लेके आज तक, सिवाय एक दौर पे जब 2 साल के लिए जब इंजमाम कप्तान थे, तब पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे, बिकॉज काफ़ी बड़े प्लेयर्स कभी भी थे, क्योंकि इंजमाम थे, यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, शोएब अख्तर थे, अब्दुल रज़ाक, ये वगैरह वगैरह थे प्लेयर्स। तो उसकी वजह से कॉन्टेस्ट काफ़ी तगड़ा होता था। काफ़ी अरसे से ऐसा हो गया कि पाकिस्तानी साइड से हमें उतने बड़े मैच विनर्स नहीं दिखाई दे रहे। ये मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, बट वो जो मैच विनर्स नहीं है उसी का नतीजा है कि इस तरफ जो है 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक स्टैंड आउट प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं बिग स्टेज पे। तो वही है, कॉन्टेस्ट अनइवन हो जाता है उसकी वजह से। जैसे 90s में होता था, उसके पहले 80s में भी ऐसे ही होता था, तो कॉन्टेस्ट अनइवन हो जाता है। ये तो बाबर आजम का कहा आपने कि इस वक्त बाबर आजम पाकिस्तान के पास काफी अच्छे प्लेयर हैं। वो सब भी ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त अगर पाकिस्तान के पास कोई अच्छा बल्लेबाज है तो वो है बाबर आजम। हम तो अपनी साइड से उन्हें जो है प्लेयर देखते हैं, हर तरह से वो जो है काफी अच्छा खेलते हैं। जो लेकिन आमिर सोहेल के पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई है कि वो जो है उनकी टेक्निक में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो विकेट स्टंप्स की तरफ बॉल आते हैं उनको खेलने में उन्हें दुश्वारी होती है। हमने पहले देखा भी है, वर्ल्ड कप में भी देखा है, एशिया कप में भी देखा है, जब कुलदीप यादव की बॉल पर वो आउट हुए। इस तरह काफी मैचेस में इंग्लैंड में भी बोल्ड हुए। तो आप अदर साइड ऑफ बॉर्डर क्या देखते हैं कि बाबर आजम की जो है कोई टेक्निक में कोई खामी है या वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा स्टार बन सकता है? अदनान, मेरे हिसाब से बाबर आजम इस वक्त दुनिया में वो फैब फोर जिसकी बात करते सब लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और विराट कोहली। जो रूट मेरे ख्याल से थोड़े नीचे हो गए हैं, वो इनकन्सिस्टेंट हैं, इसलिए मैं उनको उनकी जगह बाबर आजम को उसमें शामिल करूँगा। जहाँ तक टेक्निक की बात है, ये टेक्निकल बातें हैं, वो आमिर सोहेल बेहतर जानते हैं उस बारे में। बट एट द एंड ऑफ द डे, आपकी टेक्निक अच्छी नहीं हो फिर भी आप रन बना सकते हैं। आपको सिर्फ वीरेंद्र सहवाग को देखना है। वीरेंद्र सहवाग कोई टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं थे, फिर भी उन्होंने 8,000 के ऊपर टेस्ट मैच रन बनाया है। अब उनसे उनसे बेहतर तो कोई बल्लेबाज भारत से निकला नहीं। तो टेक्निक वगैरह तो एक लेवल की बातें हैं जो स्पेशलिस्ट और कोचेस और एक्सपर्ट्स बात कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बाबर आजम के लिए सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो अब होगा, क्योंकि अब वो 2 फॉर्मेट में कप्तान है। उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से उस कप्तानी के प्रेशर को हैंडल करते हैं। आमिर ने या वहाब रियाज ने या शाहिन शाह अफरीदी ने या नसीम शाह ने
कोई गलत बॉल डाल दिया, उनसे गलत डिसीजन हो गया, प्रेस में क्रिटिसिज्म हो गया, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो गया, उसके बाद उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, उसके बाद वो रन कैसे बनाते हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उनका सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होता है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन किया और आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रेश सर, इंडिया से थे। इनका चैनल की डिस्क्रिप्शन भी मैं दे दूंगा, जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। इनके चैनल को भी देखें क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है इनका, और वहाँ पर काफी ज्यादा जो है सेलिब्रिटीज, बड़े प्लेयर्स के इंटरव्यूज वगैरह होते रहते हैं, और इनसाइट जो है क्रिकेट के नॉलेज जो है आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान, आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स भी बने। और मेरा चैनल का नाम है कौ कॉर्नर क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। आप लोग आए, उस चैनल से जुड़े, क्रिकेट की बातें करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते, पॉजिटिव बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें करते हैं, और क्रिकेट को एक साथ आगे बढ़ाते हैं, बिकॉज हम एक साथ नहीं बढ़ाएंगे तो इस खेल को कोई देखेगा नहीं। तो एक साथ मिलजुल के इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू। थैंक्स अल्लाह अलॉट हाफिज। अदनान, थैंक यू।